कभी तुनसियोक्या जाने का अवसर प्राप्त होता है, वहाँ से हमारी जूली दीदी भी आती हैं। और आदरणीय मुकेश जी भाई साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो नित्य निरंतर हमारे रूप, हमारे सौंदर्य, हमारे आध्यात्म को निखारने की कवायद करते हैं योग और आहार के माध्यम से। और जिस योग आहार की प्रथम कक्षा में विशेषतः आदरणीय पटेल जी, आदरणीय हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी, अन्य सदस्यगण योगमय कर लेते हैं। बहुत-बहुत आभार और पुनः हम आपको सुनेंगे भी और आपकी कक्षा में आएँगे, पुनः योग करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज की जो दूसरा सत्र है, उस सत्र में हम खेती किसानी से जो हमारा लोकतंत्र है, वो कैसे पोषित होता है, कैसे पोषित हो सकता है और अभी जो समसामयिकी है, वो क्या संकेत दे रहा है, एक किसान के माध्यम से। ऐसी ही वार्ता आज हमारी योग आहार के आदरणीय सदस्य जो कि मध्य प्रदेश की आगर मालवा से आते हैं, ऐसे श्री हमारे आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी आज के मुख्य वक्ता हैं। तो समूची मंच की तरफ से मैं आदरणीय शास्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और आप बताएं कि किस तरह से हमारा जो खेती जगत है, कृषक जगत है, हमारे लोकतंत्र को सुपोषित कर सकता है, मजबूत बना सकता है। और इस संदर्भ में आप वर्तमान परिस्थिति को और भविष्य को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? साथ में आधे घंटे बाद हमारे अन्य सदस्य भी आपसे वार्तालाप करेंगे। आदरणीय श्री भूपेंद्र शास्त्री जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। मेरी आवाज प्राप्त हो रही है? जी, जी सर। सुनिश्चित ही मैं थोड़ा सा जल्दी जुड़ तो गया था, लेकिन मेरे यहाँ अपना वीडियो ऑन नहीं किया था। तो हमारा प्रथम सत्र जो कि योग को समर्पित है, आज की योग शिक्षिका रूपज्योति जी के द्वारा बहुत बेहतरीन योग करवाया गया। सीखने सिखाने के इस मंच में योगाहार की एक अपनी उपलब्धि बनती जा रही है। प्रतिदिन योगाहार का ये मंच अनूठा होता जा रहा है। जब आपके द्वारा कल मुझे फोन किया गया और ये कहा गया कि खेती किसानी और राजनीति या लोकतंत्र के ऊपर कल बोलना है, बड़ा अटपटा विषय है। कृषि, खेती और कहाँ भारतीय लोकतंत्र और उसके अंदर चुनावी व्यवस्थाएं और राजनीति। फिर भी मैं इस योगाहार मंच के साथ बड़े लंबे समय से कभी कभी जुड़ता रहता हूं। योगाहार के मार्गदर्शक माननीय श्री पवन कुमार जी एवं दिनेश जी सेम्बाल जी, बहन रंजना किनीकर जी, हमारे मध्य प्रदेश के श्री मुन्नीलाल जी, दादू शरद वर्मा जी, अशोक पटेल साहेब, मुकेश मालवी, पता नहीं कितना बड़ा परिवार इस मंच ने खड़ा कर दिया है। भारत के कोने कोने से विद्वज्जन इस योगाहार मंच के अंदर आते हैं और जुड़ते जाते हैं। अपने अपने अनुभव, अपने अपने विज्ञान, अपने शोध, अपनी संस्कृति सीखने और सिखाने के इस क्रम में बढ़ते जाते हैं। मैं अल्पज्ञ छोटा सा किसान भूपेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश के आगर नवीन जिले आगर मालवा के सुसनेर शहर से आता हूं।
लगभग घर से 7 किलोमीटर दूरी पर मेरे खेत हैं। खेती भी बड़े सहयोग से ही मेरे द्वारा खरीदी गई थी। मैं इंदौर शहर के अंदर मार्केटिंग का काम किया करता था और मार्केटिंग करते करते अचानक से मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया और स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो मुझे विश्राम की दृष्टि से घर आ गया। वापस घर आया, डॉक्टरों से बातचीत की, स्वास्थ्य के डेली जाता था तो उन्होंने कहा कुछ आबो हवा में परिवर्तन कीजिए, आपकी वायु प्रदूषण की वजह से आप परेशान हैं। मैंने पहली बार 3 बीघा जमीन खरीदी। 96 मुझे ईयर याद है अच्छे से। और मैंने जब जमीन खरीदी तो मुझे जमीन पे जाना पड़ता था, तो जमीन के साथ मेरा जुड़ाव बचपन में रहा है। वैसे नाना नानी दादा दादी के जो गांव है उनमें कृषि क्षेत्र में जाना ही पड़ता था। बचपन वहीं गुजरा है, गायों के बीच में गुजरा है, जंगल में गुजरा है, सब कुछ पुराना था। लेकिन फिर पढ़ाई के बाद पेट की ऊर्जा पूर्ति के लिए, उधर पूर्ति के लिए कमाई, और कमाई के चक्कर में मार्केटिंग जैसे छोटे मोटे धन काम करने के लिए जब मैं निकला तो स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो पुनः खेती पे आया। और खेती पे आने के बाद मैंने अपने स्वास्थ्य में परिवर्तन पाया। धीरे धीरे छोटे छोटे कार्य करते करते ही स्वास्थ्य में अपना परिवर्तन हो गया। और जब रोज घर से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाता था तो रास्ते में 1-2 गांव भी पड़ते थे। और चूंकि बोलना मेरे स्वभाव में है, ज्यादा बोलता रहता हूँ, कुछ भी फिजूल बोलता हूँ, तो वार्ताएं भी करता रहा किसानों के साथ, बुजुर्गों के साथ। तो देशी उक्तियां, कहावतें और छोटे छोटे प्रसंग मेरे को सुनने को प्राप्त हुए। और इन्हीं प्रसंगों के बीच में खेती कैसे की जाए इस बात की कहानियां भी सुनने को मिली। खेती को करने के लिए हमारे यहाँ सबसे पहला महीना जो कृषि क्षेत्र में चालू होता है, वैज्ञानिक लोग अपनी भाषा में बताते हैं कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं और कैसे जमीन तैयार करना है, लेकिन हमारी भाषा में है कि जैसे ही चैत्र का महीना शुरू होता है, चैत्र मास होता है, और चैत्र मास में जैसे ही हमारी फसल तैयार हो जाती है, पिछली बोई हुई फसल को हम तैयार करके जैसे ही खले से लेके अपने घरों तक लेके आते हैं, उसके जस्ट बाद हमें सोना नहीं है। चैत्र मास का पहला महीना ही चैत्र मतलब चेतना है। फुर्ती से अपने खेतों की ओर जाओ और खेत के अंदर अपनी बखर चलाना है, क्योंकि वो खेती जो पिली हुई है, जिससे अभी अभी फसल निकली है, वो मुलायम है। और उसको यदि हम अपने खेतों से, अपने बैलों से, अपने संसाधनों से जल्दी अगर बिखेर देंगे तो वो जल्दी बिखर जाएगी। उसमें हमारा खर्चा भी कम होगा, डीजल का व्यय कम होगा, बैलों को ताकत कम लगेगी। पुराने टाइम में तो बैल से ही खेती करते थे, तो उसको भी कम ताकत लगेगी। ऐसा भाव लेकर किसान चैत के महीने में ही अपनी शुरुआत करता था फसल की, वो तुरंत में अपने खेतों को हाँक देता था, क्योंकि चैत्र के बाद सीधा बैसाख आएगा, बिना साग का महीना। पतझड़ का सबसे भयंकर स्वरूप अगर हमको देखने को मिलता है तो वो बैसाख और ज्येष्ठ में ही देखने को मिलता है। भारतीय महीनों में बैसाख का महीना, बैसाख मतलब पेड़ों की शाखाओं पे जब पत्ते नहीं हो, बैसाख। बड़ी खूबसूरती है इस देश की कि हमारे यहाँ बैसाखी के जैसे पर्व मनाए जाते हैं। उस वक्त भी हमारा किसान खेत में धान्य पैदा करने की खुशी में नाचता है, भंगड़ा पाता है। हमारे यहाँ मालवा प्रांत के अंदर उस वक्त शादियों का सीजन हो जाता है। सबसे ज्यादा शादियां उसी पीरियड में किसान परिवारों के यहाँ होती है। अक्षय तृतीया का महापर्व, भगवान परशुराम के प्राकट्य का दिवस इसी बीच आता है। अक्षय तृतीया पर हमारे यहाँ अबूझ शादी के मुहूर्त होते हैं। किसान अपनी खेती से, कमाई से जो अर्जित धन है, उससे अपनी संततियों की अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए वो शादी ब्याह में
उलझ जाता है। एक माह शादी ब्याह, कभी कभी जस्ट तक भी शादियां होती हैं। तो 1-1.5 माह की इस पूरे पीरियड में वह अपनी खेती की ओर शायद कम ध्यान दे पाता है। इसीलिए शायद हमारे कृषि पंचांग में चैत्र का बड़ा महत्व है। और आज के दिनांक 20 जून है। हमारे यहाँ 21 जून से आद्रा नक्षत्र का प्रवेश माना जाता है और आद्रा में ही हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का प्रारंभ माना गया है। भारत के अन्य अन्य प्रांतों में पानी के गिरने की डेट्स कुछ और होंगी, जो मेरे को शायद याद नहीं है। कि तुम्हें बड़ी विनम्रता के साथ मालवा प्रांत के अंदर हमारे यहाँ वर्षा ऋतु का प्रारंभ 21 जून से माना गया है। 21-22 जून में हमारे यहाँ वर्षा हो जाती है, लेकिन जब मैं अपने इस कक्ष की खिड़की से बाहर देखता हूँ तो इस आकाश मंडल में मुझे कहीं भी अब पर्जन्य नाम के बादलों की छवि नजर नहीं आती है। ऐसा लग रहा है कि इस साल हमारा मानसून थोड़ा लेट हो गया है। पिछला वर्ष बिपरजॉय नाम के तूफान की वजह से हम लोगों को जल्दी भिगो गया था और हम बहुत जल्दी ही कृषि कार्य में लग गए थे। अभी छुटपुट वर्षा हुई है, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हुई है। हमारी जो रत्नगर्भा धरती माँ है, उसके अंदर जो 3 प्रकार के फल इस वक्त आते हैं जो बहुतायत में हमारे यहाँ पाए जाते हैं। उसमें एक करमदा है, करौंदा जिसको बोलते हैं। छोटी झाड़ी है, बकुल की जैसी झाड़ी होती है, और उसी के अंदर जो छोटा छोटा काला काला जामुन जैसा एक फल आता है वो आता है। और वो पहली बारिश की बूंदों से ठंडा होकर वो फल बहुत अच्छा लगता है और बाजारों में बिकने के लिए आता है। वनवासी संस्कृति की जो महिलाएं हैं वो जंगलों में जाती है इस वक्त करमदे के पौधों को, फूलों को, बीजों को तोड़ के, मतलब अपने फलों को तोड़ के लाती है और बाजार में उसका विपणन करती है। और बड़े चाव से गांव, पहले तो धान्य देकर ही, धन दे, अपना गेहूं है, ज्वार है, मकई है, बाजरा है, जो भी है, वो जो पुराना सिस्टम था हमारा व्यापार विनिमय का, कि करमदा लेके उतने ही भार का हम धान उसको दे देते थे। अब शायद बदल गया है। छटाक पाव भर 100 ग्राम 1 किलो के इन माप यंत्रों में रुपए पैसे से ही व्यापार होने लगा है। जामुन भी पकने लगे हैं। अब बारिश होगी तो जामुन बाजार में आने लगेगा। आम की छोटी छोटी कैरियां इस पानी की पहली बूंदों से उनमें भी रस भरा जाने लगा है। मैं प्रकृति का वर्णन करने लगा कृषि के वर्णन को छोड़कर, किंतु यह समय ही ऐसा है। यह समय हमको प्राकृतिक फलों की ओर लेके जाता है और व्यवहार का मंच इन विभिन्न विभिन्न विषयों के ऊपर बार बार ध्यान आकर्षित करवाता है। जब कोई विद्वान पुरुष इस योगहार मंच पे आते हैं तो धरती की तासीर की बात करते हैं, भूमि के सुपोषण की बात करते हैं, उसके ऑर्गेनिक तत्व की बात करते हैं, उसके रासायनिक नुकसान की बात करते हैं। चूंकि हमारा देश, हम लोग संकल्प में हरिओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो विष्णु अध्यपारादेश श्वेतवारा कल्पे व्यवस्मंतरे अंशांशते कलियुगे कलिचरणे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गत, भरत खंड को जो हम आर्यावर्त के अंतर्गत मानते हैं। और जब इसकी व्याख्या करने के लिए आते हैं तो ये भारत भूमि को हम कन्याकुमारी के प्रथम बिंदु से लेकर हिमालय के उत्तंग शिखरों तक, अटक से कटक तक के इस पूर्ण भूभाग को हम भारत भूमि मानते हैं, जिसके शौर्य और सुंदरता की बातें भी हम लोग करते हैं। भिन्न भिन्न विषयों पर हमारे इस योगहार मंच में चर्चा होती है और शायद बहुत सारा ज्ञान योगहार मंच से ही प्राप्त हुआ है। और मैं तो कह रहा हूं कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा मंच है। बहुत सारा ज्ञान जो प्रतिदिन पतंजलि की बहुत बेहतरीन टीम जो कभी सामने नहीं आती है, ऐसे हमारे जो रिकॉर्डर हैं जो प्रतिदिन सुबह उठकर
ये पर्दे के पीछे छुपकर भी कार्य करते हैं। उनको कभी हम इन मंच पे शायद हम लोग लेके नहीं आते हैं, लेकिन उनके अथक परिश्रम से ये ज्ञानार्जन किया जा रहा है, ये एक रिकॉर्ड किया जा रहा है जो आगे जाके बहुत सारे काम में आएगा। कृषि का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर है। यही मैं शुरुआत से कहा कि हम जब स्वास्थ्य पीड़ित हुए तो हमें किसी ने कहा कि आप कृषि करके जाइए। तो यदि इंसान के शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करने का काम कृषि कर सकती है, तो इस भारत भूमि के लोकतंत्र के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या खड़ी होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कृषि उस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि भारत की आत्मा को ढूंढना है तो भारत के गांवों में जाके ढूंढो। वो भारत के गांवों में जब आप जाओगे तो भारत के गांवों के उन गांव के किसानों, वहां किसान ही मिलेंगे आपको, तो भारत का मूल स्वभाव कृषि है। 67% इस वक्त की जो आ रही है वो 67% भारत में कृषि है। लेकिन आजादी के समय हम 85% कृषि पर आधारित थे। हमारा देश गांव का देश, गांव कृषि पर आधारित, तो ये देश पूरा कृषि पर आधारित है। यदि कृषि का स्वास्थ्य खराब है तो इस देश का स्वास्थ्य खराब होगा। इसीलिए मैं इस मंच पर कई बार कहा हूं कि जब तक सुखी किसान न होगा भारत का उत्थान न होगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। हर चीज आप फैक्ट्री में बना सकते हैं। आज के इस दौर में इंसान ने सब कुछ बना लिया, परमात्मा बनाना बाकी रह गया है। लेकिन उसके उदर का पोषण, इस संसार को चलाने का जो बहुत बड़ा दायित्व है, वह उदर पोषण का काम किसानों को मिला है। और उस काम को करने के लिए पहले हमारे यहाँ श्रद्धा भक्ति भावना के साथ ये कार्य किया जाता था। भारतीय कृषि समाज जैसे ही आषाढ़ का प्रवेश, जैसे मैं कह रहा था कि 21 जून को हमारे यहाँ बारिश होती है, 22 को होगी, 23 को होगी, 24 को होगी, 25 को होगी, 26 को होगी, 27 को होगी, 28 को होगी, 29 को होगी, 30 को। एक सप्ताह के अंदर हमें पानी प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही ये मेघ इस प्राची धरती के ऊपर गिरेंगे, हमारा समाज अन्न के बीजों को लेकर, धान के बीजों को लेकर, दलहन के बीजों को लेकर खेतों की ओर चल जाएगा। और चैत्र मास में हके हुए उन खेतों में, बैसाख मास में पिलाव किए हुए खेतों को बराबर कर कर, भुरभुरी मिट्टी को तैयार कर कर, खाद बीज से सुपोषित करके और उसमें बीज को डालने का काम करेगा। और फिर पूरे चौमास से वो उसकी रक्षा करेगा, उसको सुपोषित करेगा, बढ़िया से उसमें निदाई गुड़ाई, फसल चक्र का पूरा ध्यान रखते हुए दवाई। आजकल तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है, रसायन का खेतों में जाना सतत जारी है। पता नहीं कितना हम कीटनाशक फिर इस साल फूंक देंगे। वो बड़ी बड़ी कंपनियां, मॉन्सेंटो, कारगिल, पता नहीं कितनी बड़ी कंपनियां आज भारत के अंदर आ गई हैं, और कितना खतरनाक रसायन, जिनके डिब्बों के ऊपर लाल कलर का एक गोला बना रहता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो हम खेतों में डालेंगे। योगहार के मंच और योगहार के साथियों के द्वारा बार बार जैविक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक अन्न, जैविक अन्न उत्पादन करने की सलाह दी जा रही है।
लेकिन बाजारीकरण और अंधानुकरण की इस दौड़ में हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। अब शायद हमारा पीछे मुड़कर आने के लिए, देखने के लिए, या फिर से वही पुनः शुरुआत करने के लिए हमारे को बहुत आत्मविश्वास की आवश्यकता है, बहुत भरोसे की आवश्यकता है। जब हर आदमी आज भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जा रहा है, ऐसे में मेरा किसान साथी क्यों पीछे रहे? वह भी रासायनिक जंजाल में फंस चुका है। मैं देख रहा हूं पिछले 15 दिनों से बड़ी बड़ी गाड़ियों से प्रचार हो रहा है। सेल्समैन गांव जा रहे हैं, जा के डेमो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सुंदर तरीके से लालच दे देकर किसान को फंसाया जा रहा है। जी फसल जब तैयार होके आएगी तो जी 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 आदरणीय, आपने हमारी कृषि जगत का इतना सुंदर बैकग्राउंड सामने तैयार कर रखा रहा है, हूँ। हाँ, सामने रखा है। और जी एक 20 मिनट फीचर के है। जी हाँ, एकदम एकदम फीचर के रूप में सामने आया है। जी और इसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे एकदम ये धरती को हम सजाने संवारने के लिए तत्पर हैं। और बड़ा अच्छा आपने कहा है कि जो बैसाख की आपने व्याख्या की, बिना शाख बिना पत्तियों और एकदम सूखा सूखा दिखने वाला दृश्य, और फिर आपने आशा भरोसा और विश्वास पिरोया है। और जब एक सूक्ति लगभग आपने कही कि यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्यात अन्न समुद्भव, और वहां से लेकर के जब आप आते हैं हमारे जैविक अन्न, हमारे स्वास्थ्य के लिए जैविक अन्न और राष्ट्र के लिए जैविक मन। तो आदरणीय हम आना चाहते हैं राष्ट्र के लिए जैविक मन। जैविक अभी मन, आप वही आ रहा हूँ, जी वही आ रहा हूँ, जी वही देखिए और जी दिनेश जी देखिए, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं कोई प्रयोगकर्ता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उत्प्रेरक हूँ। और मैं जिंदगी को बहुत अच्छे से जीता हूँ। मैं कल के बारे में नहीं सोचता मुझे क्या होना है, लेकिन मैं आज के बारे में जरूर सोचता हूँ। जब इस भारत की संसद के अंदर कुचक्र चलने लगा, तब मैंने महसूस किया कि मुझे चाणक्य के उन शब्दों को याद करना चाहिए। जब उसने यूनान के एक शहर से चले हुए एक विश्व विजेता सिकंदर की कदमों की आहट को पहचान लिया है कि वो भारत भूमि की ओर बढ़ रहा है। और जिस चाणक्य के पिता का राजमहल के अंदर, पाटलिपुत्र के राजमहल के अंदर जिसका वध किया हो, उस वक्त के राजा घनानंद ने, महानंद के उस अपराध को भी वो क्षमा कर देता है। और वो क्षमा करके कहता है, नंद मुझे आहट आ रही है कि सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा है और एक दिन वो इस भारत के ऊपर कब्जा करेगा, वो इसको पराजित कर देगा। ऐसी आहट जब वो ब्राह्मण चाणक्य सुनता है तो वो आकर भारत के सबसे बड़े राजा उस वक्त के घनानंद से कहता है कि मैं अपनी अपनी दुश्मनी को भूलता हूं, मेरे पिता के हत्या के अपराध से मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, आगे बढ़ो और पोरस का साथ दो और सिकंदर को रोक दो। ये घटनाक्रम जब इस देश के अंदर आता है, इस तरह की जब आवाज आती है, तो इस देश का चाणक्य का वंशज भी अपने कार्य के लिए निकलता है। मैं कृषि क्षेत्र की बात कर रहा था और कह रहा था कि एक अच्छे अन्न की उत्पन्न से, एक अच्छे जैविक अन्न के उत्पन्न से एक अच्छा मन पैदा होता है। लेकिन इस प्रयास में, जैविक के प्रयास में हमारे प्रयास कमजोर हैं। मैं पूरे ही वर्ष जब भी मुझे समय मिलता है, मैं बहुत जल्दी दिनेश जी इस मंच से जुड़ने का प्रयास करता हूं। और मैं सोचता हूं, छटपटाता हूं कि योगाहार के मंच से आज मैं नहीं जुड़ पाया, तो मेरे मन में पूरे दिन टीस रहती है कि आज मैं फिर से योगाहार के मंच से नहीं जुड़ पाया। क्योंकि योगाहार का मंच हमें कहता है, और मेरे अंदर भी वो भाव जागृत होता है कि मातृ मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी यह है कि मैं जलदार हूं। एक छोटी सी पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को फिर से आगे बढ़ाता हूं कि कृषि और किसान और गांव जब ये महत्वपूर्ण इकाई है, तो सुनिश्चित है कि भारत के लोकतंत्र के अंदर इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और हम इन्हें नकार नहीं सकते हैं। और शायद ऐसा ही विचार करके पिछली बार की जो हमारा शासनकाल था 5 वर्षों का, देखिए दुनिया के बहुत सारे खूबसूरत देशों के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था है। लोकतंत्र की सीधी सीधी व्याख्या यह है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है।
किंतु ये भ्रांति मात्र है साहब। आजादी के बाद पहली बार लोकतंत्र की स्थापना जब हुई तो हमारे पसंद का प्रधानमंत्री भी नहीं आया, और शायद आज भी हम अपना चुना हुआ उम्मीदवार तय नहीं कर पाते हैं कि हमने किसको वोट देना है, क्योंकि हम बहुत सारी जगहों से जब वो जैसे हमारी फसल पर अटैक होता है ना, वो सफेद मक्खी आ जाती है और खेत पे हम गए ही नहीं, सफेद मक्खी हमारे हाथ से निकल गई, हमारी निगाह में नहीं आ पाई। फिर 5-7 दिन बाद अगर जब हम खेत पे जाते हैं तो हमने इल्लियां देखने को मिल जाती हैं, और जब इल्लियां आ जाती हैं तो आप सब जानते हैं कृषक समाज में बहुत चिंता होती है इस बात की कि इल्लियों को मारने के लिए हमने पहले तो इंडोसल्फान मोनोकोटोफास या अब तो पता नहीं क्या क्या कारगिल जैसी बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां आ गई जो 3000 रुपए लीटर तक जाती हैं, और इल्लियां एक बार खेत को लग गई तो फिर वो लगेंगी साहब। जैसे कृषि के अंदर बहुत सारे एड़े होते हैं जिनको हम लोग खरपतवार कहते हैं, या हमने खाद बीज की कमी या जुताई गुटाई की कमी कर दी तो हमारी फसल खराब हो जाती है। ऐसे ही भारतीय लोकतंत्र में जब समय आता है, इस देश के अंदर खूबसूरती यह है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो इस देश को चलाने वाली एक संस्था, एक इकाई इस देश के सर्वोच्च शिखर पर आकर बैठती है। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस बार तो मुझे भी इस सरकार के चयन के समय माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के भवन से एक पत्र प्राप्त हुआ कि आप इस शपथ विधि समारोह में भी आप पधारें। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, जमीन पर काम करने वाला हूं। इस खूबसूरत देश की व्यवस्था में शरीक होने जब वहां गया तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, वहां की व्यवस्थाओं को देखते हुए बड़ा मजा आया मुझे। लेकिन खूबसूरती साहब यह है कि इस बार बहुत सारे नैरेटिव सेट हुए। मैं बात कर रहा था पिछले 13 से पहले की, हमारे देश में एक बड़ी व्यवस्था इस तरह से हो गई कि यहाँ की संस्कृति को धूमिल करने के लिए, यहाँ के हमारे मानकों को खत्म करने के लिए भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन के अंदर ही कुचक्र चलने लगे। और एक बहुत बड़ा नियम आया जिसके लिए मैं भी प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में समाज में काम करने के लिए निकला, और ये आया लक्षित हिंसा के नाम से। एक अधिनियम पारित होने वाला था जो लक्षित हिंसा के लिए तय किया गया था, कि वह तय था कि जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई झगड़ा होगा तो हर कंडीशन में इस देश का बहुसंख्यक दोषी होगा, अल्पसंख्यक को उसके अंदर दोषी नहीं माना जाएगा, और सारे सबूत उस बहुसंख्यक व्यक्ति को ही देना है। ऐसा एक कानून इस देश की संसद में पास किया जाने लगा जब पता चला कि देश के अंदर देश को चलाने वाले कर्णधार जो इस देश का भविष्य है, वह भी इस तरह की कुचक्र उस सदन में बैठकर रच रहे हैं। तब भारत के एक समाज के द्वारा यह तय किया गया कि या तो इतिहास बना दिए जाओगे या इतिहास बना दो। तो एक बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर होता है। 2014 के अंदर इस देश के अंदर सरकार बदल दी जाती है और पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गठित की जाती है, और बहुमत के सारे आंकड़े उनके पक्ष में दिए जाते हैं और एनडीए की सरकार बनती है और वो कानून रुकता है। और उस सरकार का जब पदार्पण होता है और वो सरकार कार्यभार में आती है तो इस देश के अंदर एक विश्वास पैदा किया जाता है। 14 के बाद 19 में फिर से रिटर्न होकर वही सरकार आती है, और फिर 24 में वही सरकार, एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई है, 293 सीट के साथ फिर से सरकार चल रही है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो हमारे आसपास से गुजर के जाती है। लेकिन यदि इसी व्यवस्था के अंदर हम आंख मीच के बैठ जाएं, अगर हम आंकड़ों को देखें तो 100 करोड़ भारतीय वोटर हैं और उसके अंदर सिर्फ 64 करोड़ लोगों ने वोट किया है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ का देश बोलते हैं,
और 140 करोड़ के देश में अगर भागीदारी करके निकालते हैं तो पता चलता है कि ये 48% के लगभग ही जा रहा है रेशो। तो एक बहुत बड़ा समाज अभी भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से अपना मुंह मोड़े बैठा हुआ है। वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहा है इस व्यवस्था के अंदर, और उसका परिणाम ये होता है कि भारत विरोधी ताकतें सदन के अंदर जाती हैं। इस बार भी यदि आप लोग बहुत ध्यान लगाएंगे तो हमारे सदन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी पहुंचे हैं जिनकी शपथ विधि के लिए भी सरकार को कानूनी विवेचना करना पड़ेगी कि उन माननीय सांसदों को जो उस देश के कानून को बनाने के लिए अंदर बैठेंगे उस सदन के अंदर, उनको शपथ कैसे दिलाई जाए, किस लॉ के तहत दिलाई जाए। लेकिन हमारे देश का कानून बहुत खूबसूरत है साहब। इस देश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। यहां सभी को मौका मिलता है, सभी को बात करने का मौका है, चाहे उस देश को चाहते हो चाहे इस देश को नहीं चाहते हो। मैं तो सप्तनगरी की बात करने वाला, मैं हिमालय की बात करने वाला, मैं कन्याकुमारी की बात करने वाला, मैं राम को भी इसी देश में पैदा करता हूं, कृष्ण को इसी देश में पैदा करता हूं, सीता को भी इसी देश में पैदा करता हूं, लक्ष्मी को इसी देश में पैदा करता हूं, राधा को इसी देश में मानता हूं। मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता, मैं सभी अपने आराध्यों को इसी देश में चाहता हूं और इसी देश के अंदर अपने आप को मानता हूं। लेकिन हैं कुछ लोग इस देश के अंदर, एक बड़ा समुदाय साहब, जो इस देश को नहीं मानता है। वो देश के बाहर से चलता है। हम देश के अंदर रहने वाले लोग देश के बाहर की ताकतों से चलेंगे। यही तो छोटा सा विरोध था सिकंदर के बाद, चंद्रगुप्त के बादशाह होने पर चाणक्य ने यही तो कहा था कि हम किसी हमारे देश की सामरिक शक्तियों की, हमारे देश की गोपनीय शक्तियों की, हमारे देश की सुरक्षा की जानकारी किसी ऐसे देश के व्यक्ति को इस पर काबिज होकर नहीं दे सकते जिससे हमारी सुरक्षा को तकलीफ हो जाए। लेकिन देखिए साहब, इस देश में जब हीराबा का बेटा नरेंद्र मोदी बैठता है तो आके सबसे पहले कहता है कि सबका साथ सबका विकास। फिर बोलता है वो सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन इतने 4 शब्दों को बोलने के बाद भी, 10 साल की इस प्रेम को प्रदर्शित करने के बाद भी, सत्ता के द्वारा दिए जाने वाले इनामों के लाभों के 33% से लेकर 36% एक समुदाय विशेष को लाभ मिलने के बाद भी उस समुदाय का 1% वोट प्राप्त होता है। ये राजनीति, ये सत्ता। मजा लो लेकिन विश्वास मत करो। लेकिन मुझे पता है कि मेरे देश की सत्ता बनाना है तो मेरा जैसा व्यक्ति जो खेती किसानी की बात करता है, अपनी कृषि को छोड़कर उस राष्ट्र पुरुष के साथ उसके कंधे से कंधे को मजबूत करने के लिए अपने घर को छोड़ के चला जाता है। योगार के इस मंच में जो प्रतिदिन मेरी आत्मा के रूप में है, मैं उसको छोड़ के चला जाता हूँ और कहता हूँ कि नहीं, मैं अब नहीं जुड़ पाऊंगा, कभी मुझे प्रयास होगा तो मैं जुड़ूंगा, लेकिन अभी नहीं जुड़ूंगा। मुझे अभी काम करना है, भारत के इस लोकतंत्र को मजबूत करना है, इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देना है। और मैं गांव गांव जाता हूं साहब, गांव गांव में जाके लोगों से बात करता हूं और अपने विषयों को रखता हूं। बहुत छोटा सा विषय है, आप सब लोगों के बीच में कई बार रखा है मैंने। आप लोग सब जानते हैं कि धरती पे गंगा को कौन लेके आया है। तारीख सबको पता है, गंगा दशहरे के दिन इस भरत भूमि के ऊपर मां गंगा अवतरित हुई है। सभी ने पता है कि उनको झेलने वाले शिव, भगवान शिव हैं। उन्हें अपनी शिव जटाओं के अंदर गंगा को रोक लिया है, उसके भार को सहन कर लिया है। महादेव ने झेला है उसको। सबको पता है कि गंगा को पृथ्वी पर लाने वाला कौन है। किस युग में आई नहीं होगा मालूम, माफ कर देंगे। किस तारीख को आई, किस संवत में आई नहीं माफ होगा मालूम, मना कर देंगे। लेकिन सबको पता है कि गंगा को लाने वाला भगीरथ है। ऐसे ही जब हम विकास की बात करते हैं, विकास गंगा की बात करते हैं, तो इस धरती के पूर्ण भारत भूमि के गौरव को बढ़ाने के लिए जिसने विकास की गंगा बहाई, जब इस नाम की बात आएगी तो पहली बार किसानों की, खेती किसानों की चिंता करने के लिए इस देश के अंदर एक प्रधानमंत्री पैदा हुए जिनका नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी था। वो अपने पीएमओ से बोलते हैं, अपने पीए से बोलते हैं कि ब्रजेश भाई कोई ऐसी योजना बताओ जिस योजना से मेरे देश के किसान की शक्ति समृद्ध हो, वो बहुत अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो। लेकिन हो सकता है उस वक्त के लोगों ने विचार नहीं किया होगा 99 के अंदर, उनके साथ में शायद भेदभाव करके उन्हें भी बाद में हटा दिया गया। लेकिन उनके द्वारा बनाई गई एक योजना
आज हमारे मील का पत्थर साबित होती है। खेती किसानी के अंदर सरकार की वो योजना ने एक बहुत बड़ा चेंज किया, उसका नाम है प्रधानमंत्री सड़क योजना। भारत का किसान आज फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, भारत का किसान आज क्रेटा में घूम रहा है, भारत का किसान आज मारुति में घूम रहा है, हुंडई में घूम रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव-गांव तक गई। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि थी ये। पहली बार किसान को व्यापारी के चुंगल से बचाने के लिए अगर कोई विकास की योजना चालू की किसानों के, तो वो योजना थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। समझना पड़ेगा इस किसानों के साथ में जुमले नहीं दे रहे साहब। किसानों की माली हालत सुधारने के लिए इसी एनडीए की सरकार ने काम किया और हमें स्वीकार करना पड़ेगा, बड़े मन से स्वीकार करना पड़ेगा। हमको अपनी जातियां छोड़ना पड़ेगी, हमको अपने धर्म छोड़ना पड़ेंगे। अगर ये देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं है। इसलिए हमारे खिलाफ कुछ भी जुमले चला के सरकार में आने का, केवल सरकार में बने रहने के लिए कुछ भी कह के, जिनका कोई धरातल नहीं है। मध्य प्रदेश इस अपराध से पहले पीड़ित हो चुका था। 18 के अंदर उसने विधानसभा के अंदर कांग्रेस को चयन कर लिया था। बहुत, मैं नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन निकल गया। और हमने 15 महीने की सरकार के अंदर भोग लिया था। इसलिए हमने तय किया कि 24 और 23 की जो हमारी सरकारें होंगी वो एकदम बहुमत, स्पष्ट बहुमत की सरकारें होंगी। इसीलिए किसान समाज के कार्यकर्ता भी बाहर निकले और उन्होंने तय किया कि इतिहास बनाओ। तो मैं बात कर रहा था विकास की, तो विकास के अंदर किसानों की माली हालत सुधारने के लिए अगर कोई बहुत बड़ा काम किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। एक प्रधानमंत्री सड़क, और दूसरी अगर हम योजना के रूप में लेके आते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड। व्यापारियों के चुंगल से किसानों को निकालने के लिए एक महती योजना थी ये। व्यापारी समाज भी नाराज नहीं हुआ, बैंकों के द्वारा उसे बहुत कम परसेंट के ऊपर, हमने देखा है साहब उस वक्त हमारे यहाँ पे सहकारी का बैंक ब्याज भी शायद 19% या 21% हुआ करता था, और अगर टाइम से जमा नहीं किया तो 3% की पेनल्टी लगती थी। इस तरह 24% का 2 रुपए सैकड़े का पैसा किसानों से कर्ज के रूप में लिया जाता था। सरकार थी कि साहूकार थी, समझ में ही नहीं आता है। लेकिन देश के हमारे प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुए, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, श्री शिवराज सिंह चौहान। खेती किसानी और जनता को अपना भगवान मानने वाले शिवराज सिंह जी जब मध्य प्रदेश की इस सत्ता पर काबिज हुए तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। किसानों की लागत मूल्य के अंदर अगर नुकसान आ रहा है तो उनको बोनस दिया, लेकिन उन्होंने उसी किसान क्रेडिट कार्ड को जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, उस किसान क्रेडिट कार्ड में एक बड़ी अच्छी योजना लेके आए और वो 0% ब्याज पर लेके गए। और 0% से ले जाते हुए वो आखिरी टाइम तक 2017 में तो उन्होंने उसमें 10% की छूट भी देना चालू कर दी। हम 1 लाख रुपए लेके जाओ बैंक से और 90 हजार जमा करा दो। किसान की माली हालत में सुधारने के लिए, उसको कर्ज के चुंगल से बाहर आने के लिए, उसकी जमीन न बिके, इसके लिए मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज शिवराज सिंह जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। आप खाद ले जाओ, 1 महीने पहले खाद उठा लो, अपने घर पे रख लो ले जाके। हो सकता है कि आपको बाद में खाद नहीं मिलेगा। खेतों में डालने के लिए हमको खाद चाहिए, यूरिया चाहिए, सुपर फास्फेट चाहिए, डीएपी चाहिए, आप पहले से स्टॉक कर लो, आपका ब्याज उसी तारीख से लगेगा। बहुत सारे सुधार किए क्योंकि वो इस देश को अपना देश मानते हैं। इसी कड़ी में जब हम चर्चा करते हैं तो भूल नहीं सकते, जैसे भागीरथ गंगा को लेके आए, ऐसे विकास को लाने वाले महापुरुष के रूप में इस समय मैं उन्हें महापुरुष ही कहूंगा। हो सकता है बाद में उनके बारे में ये शास्त्र लिखे जाएं या कोई बातचीत की जाए, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन अभी तो केरल कांग्रेस ने भी लिख ही दिया है कि पोप की आखिर गॉड से मुलाकात हो ही गई है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भगवान है, तो मैं तो उन्हें दैवत्व ही मानता, और हम तो भारतीय संस्कृति के लोग एक दूसरे को प्रणाम की मुद्रा में नमस्कार करते हैं और यही मानते हैं कि तुम्हारे अंदर ईश्वर है और उस तुम्हारे अंदर व्याप्त ईश्वर को मैं बड़ी निम्रता के साथ प्रणाम कर रहा हूं। तो हमारे तो वो भगवान ही हो गए आज की तारीख में, और इस भगवान के विषय पे ही मैं आपसे चर्चा करते हुए महापुरुष के रूप में हमारे देश के सत्ता शासन के ऊपर काबिज नरेंद्र भाई मोदी के पहले प्रयास को, जो उन्होंने पहली बार में ही वहां कर रहा था, और वो किसानों के लिए एक बहुत योजना लेके आए, बहुत अच्छी योजना लेके आए, किसान सम्मान निधि के रूप में। कल उन्होंने 18 तारीख के दिन उन्होंने किसानों को अपनी किस्त, सम्मान निधि की किस्त जारी की है।
खेती किसानी का समय साहब इस वक्त 2000 रुपए यदि किसानी की सहायता मिल जाएगी ना किसान को, तो वो बहुत याद आती है। किसानों को सम्मान निधि है। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार ने उतनी इस राशि वापस मध्य प्रदेश की सरकार ने शरीक कर दी। तो इस तरह से 12,000 रुपए की राशि आज किसानों को देश की इस एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों को सम्मान निधि के रूप में दी जा रही है, अनुदान के रूप में दी जा रही है, किसी एहसान के रूप में नहीं दी जा रही है। उसका नाम ही किसान सम्मान निधि है, किसानी करने के सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। मैं बहुत पहले 2000 के अंदर सोयत एक हमारे बाउंड्री का गांव है, राजस्थान बाउंड्री का, उसमें खड़े होकर मैंने कहा था कि एक दिन इस देश की सरकार भारत के किसानों को तनख्वाह देगी साहब। पढ़ाई करने वाले टीचर को तनख्वाह दे रही है, इलाज करने वाले डॉक्टर को सरकार तनख्वाह दे रही है। तो मुझे याद आ जाता दिग्विजय सिंह का कार्यकाल की, जब वो शिक्षा कर्मियों की एक योजना चालू की थी, उन्होंने 500 रुपए महीना देना चालू किया। आज किसानों को 1000 रुपए महीना खेती किसानी करने के नाम से सरकार के द्वारा प्राप्त हो रहा है, किसान सम्मान निधि के रूप में। और यही सम्मान निधि मुझे आगे जाके लग रहा है कि जिस तरह से हमारा किसान समाज धीरे धीरे घटता जा रहा है, 85% से लेकर 67% पर आ गया है, और प्रतिदिन कंक्रीट के जंगल खड़े होते जा रहे हैं और खेती योग्य जमीनों को बंजर करते हुए आगे ये समाज बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस देश के उदर पोषण के लिए शायद हमको खेती किसानी की भी कोई डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, और उसमें केवल खेती करके अन्न उगाने वाले किसानों को तनख्वाह दी जाएगी, इससे कर्मचारियों के रूप में किसानों की भर्ती होगी, ऐसी मैं आगे कल्पना करता हूं। तो किसानों के लिए, खेती किसानी के लिए ये कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, और अच्छी सरकार के लिए किसानों की भागीदारी बहुत जरूरी है, उनका इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है, उन्हें समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी सरकार अच्छी है। तो लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाओं को बारीकी से देखने के लिए हमारे समाज के अंदर किसान समाज को बहुत जागरूक रहना चाहिए, और ये जागरूकता हर बूथ के ऊपर आना चाहिए, हर शक्ति केंद्र के ऊपर आना चाहिए, हर मंडल में आना चाहिए, हर ब्लॉक में आना चाहिए, हर तहसील में आना चाहिए, हर विधानसभा में आना चाहिए, हर लोकसभा में आना चाहिए। विषय बहुत बड़ा है और मैं शायद 10 मिनट ओवर हो गया हूँ इसमें, माननीय दिनेश जी। जितना मैं समझा पाया, क्योंकि मैं जी जो समझता जी हूँ, जो मैंने विकास की गंगा को महसूस किया है, मैंने आपके बीच में परोसा है। जी जी सर्वांगीण आदरणीय। अंगों किसान सर्वांगीण अंगों के ऊपर चर्चा करते हुए किसान घैरनियां जो हैं, और उसमें आपने देखा होगा कि 18 तारीख के दिन, अभी परसों के दिन, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 लाख किसान सखियों को भी सम्मानित किया है। तो बात तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि कल सदन के अंदर 14 हमारी जो फसलें हैं उनके रेट पुनः बढ़ा दिए गए हैं। धान की कीमत बढ़ा दी गई है, रागी की कीमत बढ़ा दी गई है, मूंग की कीमत बढ़ा दी गई है, और खादों की कीमतों को यथावत रखा, ये बड़ी खुशी है। और मैं इसी बात को कहते हुए आगे का मंच सार्वजनिक करता हूँ। धन्यवाद दिनेश जी। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वार्ता आगे जारी रहे, ऐसे ही मन में इच्छा है, प्रकट हो रही है। लेकिन आपने पहले भी कहा कि जो समय की सीमा भी है, उस समय की सीमा में आपने जो विषय रखा वो संपूर्णता उसे माना जाए। हालांकि इसके पट आगे खुलेंगे बहुत बहुत भविष्य खुले। में। भविष्य में खुलेंगे। तो आपने बताया कि हमारी खेती में विदेशी कंपनियों की जो अलग अलग जहर पट गए हैं, वहां से लेकर के, और हम अपने देश के लोकतंत्र को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, एक किसान की नजरिए से, किसान के पुरुषार्थ की तरफ से, इन्हीं शब्दों को लेकर के जो कि आपने आज मंच पे रखे हैं, मैं आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुंचता हूं सबसे पहले। और मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी टिप्पणी रखिएगा, और साथ में अन्य सदस्यों के हैंड रेज़ हैं, फिर उनके पास पहुंचते हैं। जी आदरणीय पवन कुमार सर। जी नमस्कार, धन्यवाद। सबको सुप्रभात। आज के मुख्य वक्ता भूपेंद्र शास्त्री जी का इस मंच पर बहुत दिनों के बाद उनकी आवाज सुन करके सबको अच्छा लग रहा होगा। जो समसामयिक मुद्दे और जो घटनाक्रम का उन्होंने वर्णन किया, वो सब हमने नजदीक से देखा है, हमने बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है, और हमें भी वो परिवर्तन का समय नजर आ रहा है कि आज के 20 साल पहले 10 साल पहले भी जो खेती किसानी की जो स्थिति थी, उसमें कितना परिवर्तन आ गया है, कितना
आमूल-चूल परिवर्तन आ गया है और यह परिवर्तन आगे सकारात्मकता की तरफ ही आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ जो उसके किसान की जो समस्याएँ हैं और किसानी की वजह से जो समस्याएँ हैं, वो भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं। इस विषय पर भी मुझे लगता है कि सदन पर हमें कभी न कभी चर्चा करनी चाहिए और हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए इस प्रश्न के साथ कि किसान कौन है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसान कौन है? वो किसान कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है? कौन अपात्र होकर के भी किसान के रूप में के बहुरूपीय के रूप में किसान की भूमिका अपना रहा है और इस देश की जड़ों को खोखला करने का प्रयास कर रहा है। ये कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं या अन्य कारण भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं कि छद्म रूप में किसान के का रूप लेते हुए ऐसे बहुरूपियों के साथ हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमारे विचार क्या हैं। और इसी प्रकार से जो किसानी के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार जो अनुचित व्यापार है, उस अनुचित व्यापार पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। उसमें उसके जाल में फँसने वाले जो किसान हैं, जो सामान्य जो किसान हैं जिसको हम अपनी परिभाषा में किसान कहेंगे, एक परिभाषा पहले होनी है कि किसान कौन? वाक़ई जो हमारे जेन्युइन किसान जिसको हम कहते हैं उसको बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए? और आधुनिक खेती-बाड़ी होने की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जो मिट्टी और पानी का ह्रास हो रहा है और मिट्टी और पानी का जो प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, उसके प्रति हमारे किसान का क्या दायित्व है? इन विषय पर मुझे लगता है कि इसके बिना जो हमारी भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं और जो कार्य हैं, उसको भी समाहित होना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है क्योंकि अभी आप जब अ इस शपथ ग्रहण समारोह में भी जब गए थे और उससे पहले आपके साथ बातचीत भी हुई थी थोड़ी-सी। मुझे लगता है कि जो ये नीति निर्धारण का कार्य है और क्योंकि अब हमारे यहाँ के कृषि मंत्री भी राजस्थान मध्य प्रदेश से ही आते हैं और उनका एक बड़ा पुराना अनुभव है किसानों के साथ काम करने का और किसानों के प्रति सोच करने का। तो इन विषयों पर उनके समक्ष भी ज़रूर हमें अपनी बात पहुँचाने की आवश्यकता मुझे लगती है क्योंकि अगर खेती ही नहीं रहेगी, अगर खेती के प्रति जो संसाधन हैं, वही नहीं रहेंगे तो फिर खेती किस काम की रहेगी? वो डिपार्टमेंट भी खोल कर के क्या फ़ायदा होगा? तो ऐसे विषयों पर जो हमारे खेती के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है और खेती के नाम पर, किसानी के नाम पर जो फर्जीपना चल रहा है और जो फर्जी तरह से लोग उसका कर रहे हैं, मुझे अभी मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास केवल प्रश्न हैं और मैं इन प्रश्नों का आने वाले समय पर जब भी ऐसा मौका लगेगा तो हम इसके प्रति संवेदनशीलता के साथ सोचें और हम वाक़ई जो किसान खेती कर रहा है, उसको लाभान्वित करें। ऐसा नीति निर्धारण होना चाहिए। इधर-उधर के बात करके उसके नाम पर इधर-उधर की बात करते हुए जो ये काम होता है, इससे नुकसान सभी का ही होता है और इसमें किसानों का भी नाम बदनाम होता है कि किसान ऐसे हैं, यहाँ के किसान ऐसे हैं, किसी क्षेत्र के किसान का काम ही यही है और वो अगर वो और आड़ती इस भी किसान अपने आप को बताने लग जाता है। आड़तिया भी अपने आप को किसान ही बना लेता है क्योंकि मेरी उसके नाम पर भी खेती है, लेकिन उसके नाम पर जब वो गलत हरकत करता है, तो उसके उसको अंकुश लगाने के लिए हमारे पास क्या है? क्योंकि अभी क्या है कि एक वर्ग बना दिया हमने कि किसान। अब किसान में सभी आ गए। गेहूँ भी आ गया, उसके साथ घुन भी है। तो वो सब चीज़ें तो गेहूँ रहेगा, घुन घुन ही है। तो इसके बीच में ये अंतर कैसे निकालें और ये अंतर करने के लिए क्या नीति बनाने की ज़रूरत है या हमें किस प्रकार से जागरूक होने की ज़रूरत है? लेकिन उससे भी पहले ये मुद्दा समझने की ज़रूरत है। कि ये किसान एक एक ही चीज़ नहीं है, एक एक ढेला नहीं है, एक पत्थर का ढेला नहीं है, उसमें भी अलग-अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो मिश्रित की गई हैं। ये मिश्रण से इसको हटा के इसको प्योर रूप में किसानी को कैसे समझा जाए? इस पर मेरा प्रश्न है। तो आपका आज का मार्गदर्शन बहुत सुंदर रहा। मुझे आशा है कि आप निरंतर इन विषयों पर जो मैंने कुछ बताए हैं, मेरे मन के अंदर के जो शंका है या भ्रम है या गलतफ़हमियाँ हैं या हो सकता है कि सही प्रश्न भी हैं, तो उसका समाधान
करने का मौका मिलेगा, ऐसा अनुरोध के साथ मैं आपको बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम एक सही मार्ग में आगे चलते रहेंगे। इसमें सबके प्रश्न भी अब हैं। मैं आपका धन्यवाद देते हुए सबको नमस्कार करता हूँ। जी धन्यवाद। ओम। जी धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसान जी 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 आदरणीय, जी आदरणीय। किसान कौन है, बड़ा प्रश्न है। करसाण हमारे यहाँ मालवी में कहा जाता है, वह जो शान से काम करे। किसान उत्तम धरती, मध्यम व्यापार, निकट जातक्री, भूख निदान। मैंने अपने इसी सत्र में आदरणीय भाई साहब ऐसा अनुरोध किया है कि एक दिन आएगा। मैंने 20 साल पहले भी कहा था, ये वही शब्द फिर से कह रहा हूं। एक दिन आएगा कि इस देश की सरकार केवल किसान को ही ढूंढेगी और किसी को नहीं ढूंढेगी, और उसे किसान बनाने के लिए भी वो अपनी तरफ से भी कुछ सहायता देगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसे आप अन्य माध्यम से, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये खैरात की सरकार चल रही है, मैं भी कभी कभी कहता था, लेकिन मुझे समझ में आया जब मैंने डीपली इसके अंदर जाके सोचा तो पता चला कि ये जरूरी है। एक दिन आएगा कि इस देश, क्योंकि लोग कृषि से विमुख हो रहे हैं। वैसा हम पिछले कितने 3 साल से 3-4 साल से 1100 से भी ऊपर के हमारे सत्र चल रहे हैं, हम प्रतिदिन कृषि की चिंता करते हैं, और हमने पाया है कि अब हमारे बीच में से किसानों की संख्या कम हो रही है। और जब कोई समाज घटने लगता है तो फिर उसको ढूंढना पड़ता है। साहब हमारे तो वो शिवराज जी ने पिछली बार अफ्रीका से वो चीते भी बुलवाए थे, और एक उनके लिए अलग से पूरा जो हमारा क्षेत्र है उसको डेवलप कर रहे हैं साहब। तो किसान भी सैर है, धरती के सीने में हल चलाकर बीज बोकर वो फसल उगाता है। इतनी बहादुर कौम के बीच में बहरूपे क्या करेंगे। हमने किसानों की व्याख्या जो सुनी थी वो मैं आपको बताता हूँ, माननीय दंतोपंत जी ठेंगड़ी जी के द्वारा दी हुई है कि वह समाज जो किसानी करता है, जो खेती पे आधारित है, वो सभी समाज किसान है। खेती के आधार पर व्यापार करने वाला व्यापारी भी किसान है। इसीलिए हमारे साथ में हमने उस वक्त अपने क्षेत्र के एक बड़े सेठ परिवार के लड़के के रूप में आदरणीय राजेंद्र जी पालीवाल को जोड़ा था, इसी सिद्धांत के आधार पर कि आप भी किसान हैं, क्योंकि आपका व्यापार हमारी खेती के आधार पर है। मैंने कई बार इस मंच से पहले शुरुआत में भी कहा था कि एक दिन ऐसा आता है जिस दिन किसान बाजार में नहीं आता है, और एक दिन ऐसा आता है जिस दिन किसान बाजार में आता है। दोनों दिन बाजार को देखो, जिस दिन किसान बाजार में आता है उस दिन बाजार की रौनक होती है, और जिस दिन किसान बाजार में नहीं आता उस दिन वो बाजार बिल्कुल सूना सूना दिखाई देता है। उस दिन व्यापारी किसान के घर चला जाता है। हमारी यह परंपरा है कि गांव चला जाता है उस दिन व्यापारी, उसके गांव, किसान के गांव चला जाता है। तो वो किसान का सीधा सीधा संबंध है साहब। किसान आत्मा है समाज की। जिस दिन किसानी खत्म हो जाएगी उस दिन ये समाज खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। संपूर्ण समाज किसान है, लेकिन आपको खेती करने वाला किसान, ऐसी एक व्याख्या करना पड़ेगी जो डायरेक्टली जिसका इन्वॉल्व है सीधा सीधा खेती के साथ, वह जो फसल को उगाता है उसे किसान मानना पड़ेगा। तब जाके ये जो बीच का जो क्षरण है, जो बीच में से निकल रहा है, वो निकल जाएगा। जमींदार को किसान नहीं कहेंगे, डीलर को किसान नहीं कहेंगे, भूमाफिया को किसान नहीं कहेंगे। अपने आर्थिक रुपए को अनकरण प्रकार से बचाने के लिए उसको इन्वेस्ट को वो अगर कृषि में कर देता है तो उसे किसान नहीं कहेंगे, उसे हम कंपनी कहते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारी कहते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो सीधे सीधे किसानी से जुड़ा हूं, मैं कई बार कहता हूं कि मैं ऐसा किसान हूं जो खेती नहीं करता हूं लेकिन खेती की चिंता करता हूं। मैं जब समाज कार्य के लिए बाहर जाता हूं, जैसे अभी 2 महीने के लिए आप लोगों से छुट्टी लेके गया था, तो मैंने अपने उस क्षेत्र के अंदर खेती किसानी राजनीति की बातें तो की, लेकिन खेती किसानी की बातें हर बूथ पे की है। मैंने वहां की प्रगति को हर बार समझने का प्रयास किया है। मैंने इसी मंच पे कहीं सुना था कि पलाश के पेड़ों के ऊपर लाख छोड़ी जाती है। मैंने उस क्षेत्र को अपने दिमाग में लिया है। जैसा मेरा स्वभाव है कि मैं नीमच में गया था तो मैंने वहां पर 2 एफपीओ पे काम किया। आपको पूरी जानकारी माननीय मेरे एफपीओ वहां पे, मेरे द्वारा जो पुरस्कृत एफपीओ वहां पे काम कर रहे हैं, सीधे सीधे कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं जहां जाता हूं वहां कुछ करने का प्रयास करता हूं। मैंने जितना समझा आपकी इस बात को, मैंने किसान की व्याख्या करने का प्रयास किया। धन्यवाद।
जी, जी आदरणीय। और आपने कहा कि जो अ, खेती करता है वो किसान, यानी सीधे-सीधे तौर पे, और इसकी व्याख्या की माँग और भी आगे बढ़ रही है। और जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा कि एक ढेला मात्र नहीं है, वो जीवंत नागरिक है। तो आपने कहा इसमें देश की आत्मा प्रतिष्ठित है, वो व्यक्ति ही किसान है। और इन्हीं शब्दों को लेकर के कुछ हैंडेज हुए हैं, और समय ने कुछ संकेत भी दिया है संकेत दिया है। लेकिन सबसे पहले आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका हैंडेज था, तो मैं आपके पास ही आता हूँ। जी दिनेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और मैं आगर की भूमि को सत सत नमन करता हूँ कि ऐसे महापुरुष वहां पे जन्म लिए। आप भी जो वहीं से आए ना, इसलिए। जी जो हिंदू की बात और खेती की बात को इतनी दमदारी से रखते हैं कि वो ऐसा लगता है कि हम बहुत समय तक सुनते रहें। आपकी वाणी में बिल्कुल सत्यता है और जो आप बोलते हैं वो मन को छू जाती है। पवन सर ने जो बात बताई वो बहुत बहुत ही गूढ़ है कि कौन किसान है। किसान की जो बातें करता है, क्या वो भी किसान है, या वो व्यापारी का बच्चा, व्यापारी जिसने एक किसान को जन्म दिया, वो भी किसान है? ऐसे बहुत सारे अछूते क्वेश्चन हैं। बहुत अच्छा पवन सर का आज जो किसान के प्रति जो शब्द है उसके विषय में व्याख्या होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज शास्त्री जी ने जितनी बातें कही, और मुझे ऐसा लगा कि जो भाजपा की बहुत अच्छी जो योजनाएं हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, वो उन्होंने यहाँ पे पेश करी। ये बाकी अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की रोडें नहीं होती तो किसान ये गाड़ियां नहीं घुमा सकता था। हमने भी वो रास्ते देखे हैं कीचड़नुमा, जहाँ पे कि आना जाना मुश्किल हो जाता था। आज गाड़ियां दौड़ रही हैं। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोटि कोटि प्रणाम है कि उन्होंने किसान की दशा एक रोड से बदली। आज किसान का माल, किसान की खेती बहुत इजी हो गई है रोड तक पहुंचने में। और रोडों को इतना अच्छा रखने में सबसे खराब रोडें अगर कहलाती थी तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की कहलाती थी। जब शिवराज जी ने इसको संभाला था तो इतनी खराब रोडें थी यहाँ की, तो वो रोडों को मरम्मत और रोडों को सुधारने में बहुत विशिष्ट रहा। अभी माननीय नए मुख्यमंत्री जी आए हमारे यादव जी, वो भी रोड की तरफ उनका बहुत ध्यान है। हमारे यहाँ अभी उनको आए बहुत समय नहीं हुआ, लेकिन सारी रोडें रिपेयरिंग हो चुकी है बारिश आने के पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। इतनी सारी चर्चाएं हैं, समय बहुत कम है। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करता हूँ शास्त्री जी को, और बहुत उनका सुनने का, उनकी बातों को मन करता है। जी प्रणाम हो। जी, जी आदरणीय, धन्यवाद। और जो हमारी खेत से लेकर के शहर तक की जो यात्रा है सड़कों के माध्यम से, एक किसान की सहूलियत के हिसाब से वो और आगे बढ़े। और इस मार्ग में जो जहरीले तत्व ना आए, इस पे ये चर्चा आगे बढ़ेगी। और इसी क्रम में डॉक्टर केशव दुबे सर, आपका हैंड है जी, स्वागत। धन्यवाद दिनेश जी। मैं ट्रेन में हूँ, शायद कितने देर बात कर सकूंगा, समय की भी पाबंदी है। शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात रखी, और पवन सर के बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने किसान और किसान की जो समस्या है उसको खुला छोड़ दिया है, बिल्कुल कि ओपनली बात होनी चाहिए। पॉजिटिव, निगेटिव या नई क्या नीति बननी चाहिए, उसके संदर्भ में समय को देख के मैं एक बात रखूंगा कि शास्त्री जी ने जो बात रखी है वो उसी के साथ साथ दूसरा भी पहलू है वर्तमान सरकार में ही, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसमें बिल्कुल बदलाव नहीं है। कल दो तीन दिन के ही आंकड़े देखे तो दालों की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है। उसका नतीजा ये हो गया है कि तुअर के भाव जो है गिर गए हैं। कपास की इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है ये 2 दिन के पहले,
तो उससे कपास के भाव गिरने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं जो सिद्धांत हमेशा बोलता हूँ कि कृषि शास्त्री, व्यापार शास्त्री और अर्थशास्त्री, ये तीनों मिलकर जब तक प्रधानमंत्री इकट्ठा नहीं बनाएंगे तब तक कृषि के फायदे की नीति नहीं बन सकती। किसान को पैसा कृषि के उपज से नहीं आता, कृषि की उपज से आता है, लेकिन कृषि की उपज बेचने से आता है, और बेचने का काम अर्थशास्त्री और व्यापार शास्त्री करते हैं। और ये अलग नीतियां बनाएंगे और प्रधानमंत्री जी सिर्फ 5,000 4,000 रुपया बांटेंगे तो इसके वजह से काम नहीं बनेगा। उसमें बुनियादी जो अर्थशास्त्री की अर्थ नीति है, व्यापार नीति है, उसको बदलने की जरूरत है। वरना एक घड़ा अगर है, प्रधानमंत्री जी उसमें पानी डालते जाएंगे और उसको जो छेद है व्यापार के जरिए और अर्थनीति के जरिए वो छेद अगर बने रहेंगे तो किसान का घड़ा कभी भरेगा नहीं और उसकी हालत सुधरेगी नहीं। इस पर अर्थशास्त्री, व्यापार शास्त्री को लेके शिवराज जी के जरिए प्रधानमंत्री जी के पास में जब तक बात नहीं पहुंचेंगी, इसमें बदलाव नहीं आएगा। इस पर सदन में बहुत घनिष्ठ चर्चा करने की, अर्थशास्त्रियों को बुलाने की और खुला डिबेट करने की जरूरत है। और वो उसके जरिए जो भी सुझाव आएंगे, जैसा पवन सर बोलते हैं, यह सब सुझाव शिवराज जी के माध्यम से प्रधान वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किशोर दादा, आपकी बात बहुत दमदार है। लेकिन आज की जो विषय जो मुझे माननीय दिनेश जी ने दिया था वो यह था कि एक खेती किसानी करने वाला किसान राजनीति में किस तरह से भागीदारी करता है। तो राजनीति में भागीदारी के लिए नैरेटिव सेट करने पड़ते हैं, विषय के ऊपर बातचीत होती है और नफे नुकसान और जो होते हैं ना, इन पे चर्चा नहीं होती है। सिर्फ सरकार बनाने पे बातचीत होती है। सरकार कैसे बनेगी, किन मुद्दों से बनेगी, किन लॉलीपॉप को देने से या किन वादों को करने से या किन मुद्दों को बताने से या किन विषयों को छेड़ने से बनेगी, इस विषय में भारतीय लोकतंत्र के अंदर ये जो चुनाव पीरियड हुए थे और इसमें मेरे अनुभव कथन की बातचीत मेरी हुई थी। इसलिए मैंने उसके ड्राइबैक के ऊपर, मैंने जब भाई साहब ने बोला मुझे, पवन जी ने, कि किसान की व्याख्या क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा है कि किसान खेती करने वाला भी है और उस खेती के ऊपर आधारित व्यापार करने वाला भी किसान ही है। वो जो व्यापार है वो भी किसान ही है। तो उन सारे विषयों को हमको एक करना है। हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत फॉल्ट है। हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ राजनेता को अभी कृषि मंत्री के रूप में दायित्व प्राप्त हुआ है। यदि राजनीतिक परिस्थितियां उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मौका देगी तो मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, विश्वास है कि वो जरूर आपकी इस नीति के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जरूर करवाएंगे। हो सकता है किसी एक मंच पर, क्योंकि परिस्थितियां कुछ गड़बड़ हैं इस बार। हम चाहे कितनी भी दावे से कह लें कि, लेकिन बहुत सारे विषय हैं जो पर्दे के पीछे हैं अभी। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जब चुनाव कार्यकाल में गए तो उन्होंने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। और भारतीय जनमानस शायद उसको, उस विषय को, उस सफेद मक्खी को थोड़ी ढंग से देख नहीं पाया शायद, और इल्लियां आ गई उसमें, ऐसा मेरा मानना है। तो हम तो किसान हैं, हमारे बारे में कहा गया कि हम 1 साल की खेती हार जाते हैं पर हम निराश नहीं होते, अगली खेती फिर सुधारेंगे। वर्षा की बिगड़ गई तो कार्तिक मास की सुधार लेंगे, ऐसा सब्जेक्ट है। आपकी बात बहुत दमदार है, मैं प्रणाम करता हूं आपको। जी, जी आदरणीय, निश्चित ही बात दमदार थी, लेकिन जो आपका विषय था वो सदाबहार रही है। और जब तक किसान की भागीदारी इस लोकतंत्र में सकारात्मक रूप से जैसे पूर्व में रही है, जैसे हमने पूर्वजों से सुना है, वैसे ना हो, तब तक हम इस प्रदूषित होते हुए पर्यावरण में सांस कैसे ले सकते हैं। इसलिए हमें अपना पर्यावरण, हमारा खेती का पर्यावरण, लोकतंत्र का पर्यावरण अच्छा बनाना है। इसी दिशा में बात आगे बढ़ेगी आने वाले समय में। मैं पहुंचता हूं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के पास। जी, आप अपनी टिप्पणी रखें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो
बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरा निवेदन थोड़ा सा ऐसा है कि विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। आज हमारे नर्मदापुरम को हमारा बांध अभिशाप हो रहा है। आप महसूस करेंगे 700% कैंसर के मरीज यहाँ पर। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें और अन्य ज़िले में भी फैले, परंतु उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और आप देखिए, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, जो विदेशों में जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, वो हमारे खेतों में कैसी सिंच रही है? इसके जिम्मेदार कौन है? जो आपने बात की, यदि हम बिना जागरण के, बिना समझाए जो भी चीज उपलब्ध कराएंगे, वह धीरे धीरे अभिशाप के रूप में ही जाएगी। आप देखेंगे, मैं अपने नर्मदापुरम की बात करता हूं, जब किसानों के पास जाता हूं और उनसे कहता हूं भैया 1 एकड़ जमीन को ही जरा परिवर्तित कर लें, तो वो कहते हैं भैया हमें केसीसी पटाना है। अब केसीसी लेकर के उन्होंने क्या किया है, ये सोचने की बात है। वो चाहे अज्ञानता में कर ली, चाहे नासमझी में कर ली, उन्होंने केसीसी तो उठा ली, उसको खेत में नहीं लगाया, उन्होंने उसे शादी विवाह में लगा दिया, उन्होंने अपनी शौक में लगा दिया। उनकी आमदनी तो बढ़ी नहीं, और वो जो है और नुकसान में चले जा रहे हैं, कर्जदार हो गए। नर्मदापुरम का हर एक किसान केसीसी से कर्जदार है बैंक का, और वो बस गेहूं बेचना और उसे पटाना, ये उसका एक काम बन गया है। तो यदि हमने ये सब चीजों पर पहले से समझदारी नहीं दिखाई, नहीं समझ, आज हम कैंसर से क्यों पीड़ित हो रहे हैं? क्यों हो रहा है? इसका कारण ही है कि जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं वो धड़ल्ले से बाजार में मिल रही है। उनका कितना असर हो रहा है, ना कृषि विभाग उसको समझा पा रहा, ना हम समझा पा रहा है, ना कोई। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे किसान नई नई चीजें निकाल रहे हैं, जिनकी वो बहुत बात कर रहे हैं, जिन्हें उन्हें पेटेंट भी मिला है, फिर भी ना तो सरकार उनको महत्व दे रही है, ना हमारे महाविद्यालयों में उन पर चर्चा हो रही है, और ना ही उन पर खोज की जा रही है। किसान को जो समझ में आ रहा वो अपने मन से कर रहा है, और उसमें उसका नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। परंतु यदि यही चीजें, जैसे टीसीबीटी की बात करें, ताराचंद बेल जी की बात करें, या हम चिंतला रेड्डी की बात करें, इन लोगों को दूसरे देशों में तो महत्व मिल रहा, हमें ही नहीं, हमारे यहीं नहीं मिल रहा। ये क्यों हो रहा है? और इसके पीछे निश्चित रूप से वो लॉबी काम कर रही है जो सरकार को प्रभावित करती है, और उनसे लाभ लेकर के जनमानस को नुकसान कर रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन बातों को भी हमारी सरकार तक, या हमारे जो भी आपके मंच है उन पर ये बात करें कि हम अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में 65 हार्स पावर के ट्रैक्टर और अगले 10 वर्षों में 90 हार्स पावर के ट्रैक्टर आ जाएंगे। क्या स्थिति बन रही है हमारी भूमि की? हम जो है मारते जा रहे हैं, कठोर करते जा रहे हैं। इन सब पे चर्चा होनी चाहिए, और ये वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है। जियो। जी जी, निश्चित ही आदरणीय। और आपने कहा जो प्रतिबंधित है, चाहे वो देश हित में हो या कृषि के हित में, अगर जो प्रतिबंधित है, अगर उस इनपुट को हमने डाल दिया तो कैंसर होना तो स्वाभाविक है, चाहे हमारी खेती को, हमारे स्वास्थ्य को या हमारे देश को। तो इस प्रतिबंध को बनाए रखना जरूरी है। और आदरणीय शास्त्री जी ने हैंड रेज किया है। जी दादू, प्रणाम आपको। हमारे योगाहार के सबसे बुजुर्ग इंसान का सवाल है तो सब जरूर दमदार होगा। जामवंत जी हैं हमारे योगाहार मंच के। दादू, आपका जो प्रश्न है ना, इसे पूरा 1 दिन लग जाएगा मुझे बोलते बोलते। एक सरकार है जो इनाम दे सकती है, एक सरकार है जो इनाम दे सकती है, और एक मलंग है जो ठुकरा सकता है। सरकार का काम है दया करना, सरकार का काम है राहत देना, सरकार का काम है इनाम देना।
सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में किसानों की सहायता करने के लिए आगे आई। जहां 2 रुपए सैकड़े से आपको पैसा मिल रहा था मध्य प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में, वो सहकारी संस्थाएं जो किसानों के सहयोग से निर्मित की गई थी पुरानी सरकारों में। हम सहकारी आंदोलन को जब देखते हैं ना, तो उसमें देखने को मिलता है कि हम किसानों के ही अंशदान से वो सहकारी समितियां खड़ी हुई और वो किसानों के हित के लिए काम कर रही थी। वो किसानों के जेवर रख रही थी, किसानों का सोना चांदी भी उन्होंने रखा और ऋण दिया, किसानों की जमीनें गिरवे रखी और ऋण दिया। और जब उसकी वसूली होती थी, हमारे यहाँ एक बैंक है जिसका नाम है भूमि विकास बैंक, वो तो बंद हो गई, उसका चरित्र ही खत्म हो गया, हमारा कैरेक्टर खत्म हो गया, उसका अब है ही नहीं। अब वो भूमि विकास बैंक के किसान से जब कर्जदार किसानों के पास में जब उसकी वसूली के लिए उसके कर्मचारी जाते थे साहब, तो गांव के किसान अपने गांव छोड़कर भाग जाते थे। सरकार इनाम वसूलने जाती थी वहां पर। 6,000 रुपए के एक इंजन को भूमि विकास बैंक ने मेरे पड़ोसी किसान को दिया था, उसकी सारी जमीन बिक गई, पर वो 6,000 रुपए का इंजन का जो कर्जा है ना, वो नहीं पटा। मेरे आंखों के सामने का विषय है, मैंने मेरे सामने देखा है। उसी परिप्रेक्ष्य में जब मैं यह देखता हूं कि इसी देश के अंदर जब सरकार बदलती है, दूसरे विचारधारा की सरकार आती है और वो किसान के कल्याण की बात करती है, तो वो कल्याण के रूप में वह उस ऋण व्यवस्था के ऊपर ध्यान देती है और उसके ऋण को कम करते करते -10 तक चली जाती है। केंद्र की सरकार जो बहुत ज्यादा टैक्स पर ब्याज लेती थी, आज हमारे यहाँ 4% ऋण मिल रहा है। 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड सरकार किसान को सहयोग के लिए दे रही है, दारू पीने के लिए नहीं दे रही है, ट्रैक्टर लाने के लिए या मोटरसाइकिल लाने के लिए नहीं दे रही है, खेती करने के लिए किसान का ऋण मिला है, कृषि करने के लिए, यदि वो पैसा वास्तव में खेती में जाएगा। मैंने कहा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी किसान सम्मान निधि की राशि जारी की है, तो ये कहा कि ये जो खेती का वक्त है, जब ये आषाढ़ का वक्त है, इस वक्त में वो 2,000 रुपए की जो राशि है, उससे उसका घर नहीं चलने वाला है, लेकिन उसको राहत प्राप्त हो रही है। उससे उसको अच्छा लग रहा है कि आज उसके जेब में नगद 2,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई, जो उसे वापस नहीं करना है। ये इनाम है साहब, ये सम्मान है आपका। किसान सहयोग कर सकते, किसान को सरकार सहयोग कर सकती है, खड़ा तो किसान को होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री आपके घर में आके ट्रैक्टर या हल नहीं चला सकते। आपको भी तो बौद्धिक होना। मैं योगाहार के मंच से नहीं जुड़ा था, उससे पहले तक मेरी धारणा थी कि अनपढ़ लोग किसान होते हैं, लेकिन जब मैं योगाहार के मंच से जुड़ा और इन 3 सालों के अंदर मैंने किसानों योग मंच के ऊपर कृषि वैज्ञानिकों के वो देखे हैं। दादू, आप भी मेरे लिए बहुत बड़े व्यक्ति हो। अभी तो आप वो कौन सा बना रहे हो ना, कौन कल्चर बना रहे हो, तो वैज्ञानिक ही हो साहब, जिसकी पुड़िया हम हमको वो जी सेक्रेटरी जो बना दे, जी हाँ बना दे, बेवेरिया या कौन सा है ना आपका, हाँ, बादिशाना, ट्राइकोडर्मा बवेरिया ट्राइकोडर्मा, वर्टिसिलियम। यूरिया। अब देखो आप मैं तो सोचता था किसान तो अनपढ़ होता है, वो किसान ही करता है। अब तो पढ़े लिखे टीचर जिसने बहुत सारे बच्चों का भाग्य बनाया होगा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में किसान बन गया और वैज्ञानिक बन गया साहब। देखो, किसान तो बना ही बना, लेकिन वैज्ञानिक बन गया। तो ये जी सर। आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा आपको। हमारी खेती जो हम करते थे उससे हमको दूर कर दिया गया है। आज 5 बीघा जमीन के मालिक है, ट्रैक्टर हमारे पास पेस्टेड हाउस पावर का है। भैया, गाय का बेटा वैसे ही घूम रहा है सड़क के ऊपर, बांधो ना उसे, फिर से तैयार करो ना, खेती में लेके आओ। उसकी आपकी जो शरण है वो आपके घर में ही है। वो जो बल्ब जलता है ना साहब, उसके पीछे अंधेरा होता है, देखना कई बार। हमारे पीछे ही, उस किसानी के अंदर ही वो सब काला पक्ष छुपा हुआ। यदि हम बाजार से अपना नाता तोड़ दें, हम बाजारवादी रहे ही नहीं, हम घर के हो जाएं, हम तय कर ले कि हमारे घर के अंदर जो पैदा होने वाला खाद है, हम हमारी राख से ही हमारी फसल की सुरक्षा करेंगे। हम तय कर ले हमारे खेत के ऊपर उगे हुए नीम के पेड़ से हम कीटनाशक बनाएंगे। हम हो जाए ना वापस, क्या परिवर्तन है? क्यों जा रहे हैं बाजार की ओर? क्यों? क्या कोई कारगिल वाला या कोई मॉन्सेंटो वाला बिना पैसे के आपको दवाई देता है क्या? आपकी जेब में से कोई पैसा जबरदस्ती निकाल सकता है क्या? हम भ्रम में आ गए हैं, हम भूल गए हैं। हम पढ़े, हमको किसानी पढ़ानी पड़ेगी।
मुझे लगता जी, है कि निश्चय। जो गांव की जी, हाँ। पाठशाला है, हाँ। गांव की पाठशाला को कृषि पाठशाला बनाना चाहिए। गांव में पढ़ाने जाने वाले उस प्राथमिक टीचर को कृषक होना चाहिए, वो अच्छे किस्म का खेती वाला किसान हो, जो गांव के छोटे बच्चों को वहीं से किसानी समझाए। हमको बेरोजगार 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 बोल बोल के हमको डिस्टर्ब कर दिया है। हम कभी बेरोजगार थे ही नहीं। हमारे देश का सबसे बड़ा रोजगार कृषि है, और उस सबसे बड़े रोजगार के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है। मैं आपकी इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, जी आदरणीय। समय बहुत और बढ़ गया है। ये समय और लेना चाहिए, लेकिन आपने शुरुआत नहीं में नहीं। कहा कि विषय बड़ा है और समय है हाँ, नहीं। ऐसे ही सरकार के पास भी और किसानों के पास भी समय कम है और कार्य बहुत बड़े हैं। तो आने वाले समय में जब समय की इच्छा होगी तो इस विषय पे गंभीरता से इस गंभीरता को हम आगे ले जाएंगे। और इसी गंभीरता के साथ मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूं और निवेदन करता हूं कि आज की वार्ता पर अपनी आप टिप्पणी करिएगा और साथ में आज की जो मुख्य योग शिक्षक रही हैं और साथ में आज के हमारे मुख्य वक्ता जी, उनका धन्यवाद करिएगा आदरणीय। बहुत बड़े बहुत प्रभा धन्यवाद जी, आपको। वीडियो ऑन करें आप लोग। 8 बजे के बाद शायद हैंडरीच अपन को नहीं लेना है, और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है आज के, इसका तो शब्द नहीं है मेरे पास। मन के भाव हैं जो लगातार हम सोचते रहते हैं, वो आज चर्चा हो रही है, लेकिन समय नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। सिर्फ आज के युग शिक्षिका बहन ज्योति जी और आज के हमारे मुख्य वक्ता और जिनको हम किसानों के हितैषी आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी से का आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि किसान कौन है, इन विषयों को हम लेकर के आगे चर्चा करेंगे, और चर्चा हम बस 8 बजे तक हम चर्चा करेंगे। विशेष समय है तो 5 मिनट बस, इसके बाद हम हैंड नहीं ले पाएंगे, और लगातार इस महत्वपूर्ण विषय पर जारी रखेंगे चर्चा। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही। युगाहार परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय दिनेश जी, आपके सफल संचालन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम। ओम। जी आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी गंभीरता, इसी विषय को हम आगे आने वाले समय में प्रस्तुत करेंगे आप सभी के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। सदन को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बहुत सुना, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। बहुत कुछ सुनना है शास्त्री जी, छुपा के मत रखो, बहुत सुनना है। आ गए अब वहां से प्रधानमंत्री बना के आ गए, अब आपको किसानों से चर्चा करना है। बिल्कुल जी भाई साहब, जी भाई, आपका आदेश सिरोधार्य। जी। ओम सबको सादर प्रणाम।